दोस्तों, भारत में कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिन्हें लोग बदनाम बाजार के नाम से जानते हैं। इसी तरह का एक बाजार गुलाब बाड़ी के नाम से मशहूर है। इस बाजार में शाम होते ही एक से एक खूबसूरत लड़कियां खड़ी हो जाती हैं, अपने ग्राहक का इंतजार करती हैं। इनमें से कुछ मजबूरी में इस काम को करती हैं तो कुछ अपने शौक और हवस के लिए। वहीं एक बड़ा बिजनेसमैन विशाल शर्मा, जो कई फैक्ट्रियों का मालिक है, एक दिन इसी गुलाब बाड़ी में पहुंच जाता है। विशाल के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इस बदनाम जगह पर आया था। विशाल अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था और एक खास लड़की को तलाश रहा था। वहां खड़ी हर लड़की उसकी गाड़ी के पास आकर उसे अपने साथ चलने की पेशकश करती, लेकिन विशाल को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। हर लड़की कहती, साहब मुझे अपने साथ ले चलो, मैं आपको बहुत खुशी दूंगी। लेकिन विशाल की नज़रें किसी और की तलाश में थीं। तभी उसकी नज़र एक खंभे के नीचे खड़ी डरी सहमी सी लड़की पर पड़ी। उसने गाड़ी उसके पास रोक दी और कहा, आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। वह लड़की खुश हो गई और बोली, साहब मेरी तो किस्मत खुल गई कि आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हो। दोस्तों, ये कहानी बहुत दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है। आगे क्या होता है जब विशाल उसे लेकर निकलता है? लड़की उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। 15 मिनट तक गाड़ी यूं ही चलती रहती है और खामोशी छाई रहती है। न विशाल कुछ पूछता है, न ही लड़की कुछ कहती है। आखिरकार विशाल उस खामोशी को तोड़ता है और पूछता है, तुम यहाँ कब से खड़ी हो? क्या अभी तक कोई ग्राहक नहीं मिला? लड़की कहती है, साहब आज मेरा पहला दिन है, मुझे नहीं पता कि ग्राहकों को कैसे लुभाया जाता है, मैंने कभी यह काम किया नहीं है। विशाल उसकी बात सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराता है और अपनी गाड़ी को अपने घर की बजाय एक सुनसान जंगल में बने फार्म हाउस की ओर मोड़ देता है। और उस फार्म हाउस पर कोई नहीं रहता था। विशाल शर्मा जब कभी तनाव महसूस करता या उसका मन विचलित होता तो वह अपने फार्म हाउस पर जाकर टहलता था। वहाँ काफ़ी हरियाली, पेड़ पौधे और खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते रखे होते थे। आज भी वह उसी फार्म हाउस में उस लड़की को लेकर जा रहा था। तभी विशाल ने लड़की से पूछा, तुम अपना नाम नहीं बताओगी? तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, साहब मेरा नाम रेखा है, मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। जब मैं छोटी थी तभी माँ चल बसी थी, मेरा कोई भाई भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ है, वो अस्पताल में भर्ती है। बस यही मजबूरी मुझे इस बाजार में खींच लाई है। रेखा ने एक ही बार में सारी बातें बता दी, बिना किसी सवाल का इंतजार किए। विशाल यह सुनकर भीतर ही भीतर दुखी हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह फार्म हाउस पर पहुंचा, जहां चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। विशाल ने चौकीदार से कहा, ज़रा चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। चौकीदार चाय और नाश्ते का इंतज़ाम करता है और थोड़ी ही देर में जूस और ढेर सारा नाश्ता टेबल पर लगा दिया जाता है। विशाल ने कहा, लो खाओ, पता नहीं तुमने कब से कुछ खाया है। रेखा ने जवाब दिया, साहब आप दिन की बात कर रहे हो, मैंने तो 2 दिन से कुछ नहीं खाया। नाश्ता देखकर रेखा उस खाने पर टूट पड़ी जैसे कई दिनों की भूखी हो। उसने खूब सारा नाश्ता खाया और जूस पीकर खुद को तरोताज़ा महसूस किया। रेखा ने कहा, साहब आपका बड़ा एहसान है, आपने मेरा पेट भरा, मुझे यहाँ लेकर आए। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप जैसा चाहें आज रात मेरे साथ कर सकते हैं। विशाल ने उसकी ओर देखा, अपनी जेब में हाथ डाला और 10,000 रुपये निकाल कर रेखा को दे दिया। उसने कहा, यह तुम्हारी फीस है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, मैं अभी कुंवारा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है। अभी मेरी उम्र 27 साल है, लेकिन मैं अय्याश नहीं हूँ। मैं औरतों का लड़कियों का गलत फ़ायदा नहीं उठाता हूँ। वह लड़की बड़ी प्रभावित होती है। फिर विशाल ने पूछा, तुम कुछ पढ़ी लिखी हो? रेखा ने कहा, जी साहब मैं 10वीं पास हूँ। विशाल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक बुटीक खुलवा दूंगा ताकि तुम्हें इस गंदे काम में फिर कभी ना आना पड़े। मैं तुम्हें यहाँ मौज मस्ती के लिए नहीं लाया हूँ, मैं बस किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहता था और आज तुम्हारी मासूमियत देखकर मैंने तुम्हें चुना। मेरे पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है और हर महीने मैं किसी न किसी गरीब की मदद करता हूँ। आज तुम्हारे लिए यह फैसला लिया कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। रेखा यह सुनकर बेहद प्रभावित हुई। उसने पैसे अपने हाथ में ले लिए, लेकिन तभी वह अचानक घबरा कर विशाल का हाथ पकड़ती है और कहती है, साहब जल्दी यहाँ से भाग चलो, हमारी जान को खतरा है। विशाल चौंक गया, क्यों, क्या हुआ? रेखा ने भयभीत स्वर में कहा, यहाँ कुछ लोग हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं,
हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। रेखा कहती है, साहब ये पूछने का वक्त नहीं है, आप बस मेरी बात मानिए और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कीजिए, वरना हम दोनों की जान चली जाएगी। विशाल बेहद हैरान था और कुछ समझ पाता उससे पहले ही रेखा बार बार उसे खींचने लगी। बहरहाल रेखा के खींचने पर विशाल गाड़ी में बैठ जाता है। विशाल गाड़ी स्टार्ट करता है और रेखा कहती है, जितनी तेज चला सकते हो उतनी तेज इस गाड़ी को चलाओ। विशाल एक अनजान सड़क पर गाड़ी दौड़ाने लगता है। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह किधर जा रहा है, बस रेखा के कहने पर गाड़ी दौड़ाता जा रहा था। गाड़ी चलाते हुए विशाल ने कहा, आखिर बताओ तो सही, तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, क्यों भागने को कह रही हो? रेखा ने जवाब दिया, साहब तुम्हारी और मेरी जान को खतरा है, क्योंकि मैं कुछ आदमियों के प्लान के तहत यहाँ आई थी। उन आदमियों को पता था कि तुम हर महीने कुछ पैसे दान करते हो और इसी वजह से मैं तुम्हारे पास आई थी। मैं तो मजबूर हूँ, पैसों के लिए ही तुम्हारी जान लेने के लिए आई थी। मैं कुछ लोगों की साजिश का शिकार हो चुकी हूँ। उन्होंने मुझे एक मोहरा बनाया है। वो लोग तुम्हें मारना चाहते थे और मेरे जरिए से तुम्हें फंसाना चाहते थे। जब तुम मुझे अपने फार्म हाउस लाए और जब मैं तुम्हारे साथ थी, उसी वक्त वो लोग हमला करने वाले थे। जब तुम नाश्ते के लिए चौकीदार से कहने गए थे, तब मैंने फ़ोन करके उन्हें बता दिया था कि मैं वाकई यहाँ तुम्हारे फार्म हाउस पर हूँ। लेकिन जब तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे और तुमने मुझे पैसे दिए, साथ ही बुटीक खुलवाने की बात कही, तब मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक नेक इंसान को मरवाने जा रही थी। वो लोग तुम्हारे दोस्त नहीं बल्कि तुम्हारे दुश्मन हैं। उन्होंने मुझे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया, मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर मुझे मोहरा बनाया। मेरे पिता का ऑपरेशन होना है और उसके लिए पैसों की सख्त ज़रूरत थी। मैंने लालच में आकर उनकी बात मान ली, लेकिन मेरी आंखें उस वक्त खुल गईं जब तुमने कुछ न करके मेरे साथ वो इंसानियत दिखाई कि जो एक इंसान एक कुंवारी लड़की को देख करके अकेली उसका फ़ायदा न उठाए और ऐसी बात करे मुझे। तुम एक सीधे सादे फरिश्ते इंसान महसूस हुए। तब मैंने सोचा कि मैं ऐसे आदमी को मरवाना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से लेकर के भागी थी और वो लोग हमारा पीछा कर रहे थे। ये मेरी गलती थी कि मैंने फ़ोन करके तुम्हारे फार्म हाउस का पता उन्हें बता दिया था। तो जब मैंने पीछे मुड़ कर के देखा तो वाकई गाड़ी उनका पीछा कर रही थी। उस गाड़ी में वो लोग थे जो तुम्हें मारना चाहते थे और उनका यह प्लान फेल हो चुका था। लेकिन अब विशाल की समझ में सब कुछ आ गया था। सच्चाई उसके ऊपर खुल गई थी। अब उसने गाड़ी को रफ्तार से भगाना शुरू कर दिया था। थोड़ी दूर जाने के बाद आगे उसे एक बस्ती नज़र आता है। तब उसकी सांस में सांस आती है कि शायद अब उसकी जान बच गई। तभी एक आगे से गाड़ी आ रही थी, जिसको बचाने में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके बाद विशाल की आंखें अस्पताल में खुलती हैं। उसके हाथों और पैरों पर पट्टियां बंधी हुई थीं। उसके माथे पर भी पट्टी थी। अब जब उसे सब कुछ याद आ गया तो उसने डॉक्टर से पूछा, मेरे साथ एक लड़की भी थी, उसका क्या हुआ? वो जिंदा है या मर गई? डॉक्टर ने बताया, वो लड़की भी इसी अस्पताल में है और दूसरे कमरे में उसका इलाज चल रहा है। उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है। कुछ दिन तक इलाज चलता रहा। करीब 1 महीने के इलाज के बाद विशाल ठीक हो जाता है। जैसे ही वह ठीक हुआ, वह उस लड़की रेखा के कमरे में गया। जब वह वहाँ पहुँचा तो रेखा बहुत शर्मिंदा थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रेखा ने कहा, साहब मैंने आपकी जान का सौदा कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि आप इतने अच्छे इंसान हैं। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर दिल माफ़ी मांग रही हूँ। कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी विशाल मुस्कुराया और कहा, जो कुछ हुआ वो ठीक हुआ। तुम्हें नहीं पता था, तुम भी अनजान थी और मैं ऐसी लड़की की तलाश कर रहा था जिसकी मैं मदद कर सकूं, और अब मुझे वो लड़की मिल गई है। तुम वाकई इस मदद की हकदार हो। तुम्हें मुझसे कोई गिला शिकवा करने की ज़रूरत नहीं है। रेखा ने विशाल का हाथ पकड़ लिया और कहा, साहब अगर आपको मेरी मदद करनी है तो मुझे 2 लाख रुपये दे दीजिए। जिन लोगों से मैंने आपकी जान के बदले 2 लाख रुपये में सौदा किया था, वो अब मुझे पैसे नहीं देंगे। मेरे पिता की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में है। उनकी ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष चल रहा है और उनका ऑपरेशन होना है। अगर आप पैसे देकर मेरे पिता का ऑपरेशन करा देंगे तो मैं आपके घर में नौकरानी बनकर रहूँगी। आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए। धीरे धीरे मेहनत मजदूरी करके मैं आपकी रकम चुका दूंगी। विशाल यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, तुम नौकरानी नहीं बल्कि मेरी रानी बनोगी। मैं तुमसे शादी करूँगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। कुछ दिनों के इलाज के बाद जब विशाल और रेखा घर लौटे तो विशाल ने अपने माता पिता से बात करके रेखा से शादी करने का फैसला किया। उसके माँ बाप ने इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा, तुम एक फैक्ट्री मालिक हो
बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास धन दौलत जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं है, फिर एक गरीब लड़की से शादी क्यों कर रहे हो? विशाल ने अपनी माँ और पिता की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एक गरीब इंसान को सहारा देने का जो आनंद है वह किसी अमीर को कुछ देने में नहीं है। इस लड़की ने मेरी जान बचाई है। मैं हर महीने 10,000 रुपये गरीबों की मदद के लिए देता था और आज वही रुपये मेरी जान बचाने का कारण बने, वरना मेरे अपने दोस्त ही मेरी जान लेने पर तुले हुए थे। इसके बाद विशाल ने रेखा से शादी कर लिया और अपने दुश्मनों से सतर्क हो गया। उसने उन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई। इसके बाद उसकी ज़िंदगी खुशी खुशी बीतने लगी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, जिसने हमें सिखाया कि इंसानियत और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं। ज़िंदगी में कई बार हम मुश्किल हालातों से घिर जाते हैं, लेकिन सही रास्ते पर चलने वाले लोग हमेशा जीतते हैं। उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल को छू गई होगी और कुछ सीखने को मिली होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।